दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। इस वीडियो में आप जान जाओगे कि कम उम्र में ही बुढ़ापा क्यों आता है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि महात्मा बुद्ध राजा थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग के एक सन्यासी का रूप ले लिया था। इसलिए उन्हें सब पता है कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसी दिनचर्या अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के वो 12 महत्वपूर्ण नियम या यूं कहें कि स्वस्थ जीवन जीने के उन रहस्यों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आप भी उन बातों के बारे में जान जाओ जो किसी भी व्यक्ति को हमेशा तंदुरुस्त और जवान बनाए रखते हैं। आप इस वीडियो में बताई गई 12 बातों को अपने जीवन में उतार लीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, अगर आपने इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो आपको कभी भी बीमारी नहीं होगी, बुढ़ापा आपको कभी भी छू नहीं पाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से हम इसे समझते हैं। एक बार की बात है, किसी राज्य में मानक सेन नाम का राजा राज करता था। राजा बहुत ही दयालु, बहुत ही सूझवान और न्यायप्रिय राजा था। उसकी 2 रानियां थीं। दोनों रानियां अति सुंदर थीं। दोनों रानियां भी अपने पति के स्वभाव वाली थीं। दोनों बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाली रानियां थीं। राजा इतने न्यायप्रिय राजा थे कि उनकी प्रजा कभी भी दुख का सामना ही नहीं करती थी, क्योंकि राजा अपने मंत्रिमंडल में 9 ऐसे मंत्रियों का गठन किया था जिनके जिम्मे में हर एक डिपार्टमेंट बांटा गया था। सबके अलग अलग काम बांटे गए थे। कोई प्रजा के खान पान का तो कोई दूसरा काम देखता था। राजा ने अपने मंत्रियों को बहुत ही सख्त हिदायत दे रखी थी, कोई भी लापरवाही पाए जाने पर मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए उनके मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री थे वो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करते थे। और राजा को जब भी न्याय करना होता था अपनी सभा में, वो कभी भी खुद न्याय नहीं करते थे। वो कभी भी एक तरफा न्याय नहीं करते थे। वो हमेशा दोनों पक्षों से एक एक पॉइंट को समझते थे। दोनों की बातों को सुनने के बाद वो सही और निष्पक्ष फैसले सुनाते थे। इस प्रकार राजा के राज्य की जो प्रजा थी वो बहुत ही सुखी थी। राज का एक नियम ये भी था कि हर हफ्ते एक सभा लगेगी। पूरे राज्य के लोगों की एक सभा बुलाई जाती थी। किनके घर पर कितना अनाज हो रहा है, किसके घर खाने को नहीं है। जिनके घर पर अनाज नहीं होता उन्हें अनाज दिया जाता था। ऐसी उनकी व्यवस्था थी। इसलिए उनकी जो प्रजा थी वो एकदम सुखपूर्वक अपना जीवन गुजार रही थी। इसी तरह उनका राज्य आसानी से चल रहा था। सारी प्रजा सुखी थी। इसी सुख के कारण सारी प्रजा राजा का गुणगान गाया करती थी। ऐसे ही एक सभा चल रही थी। उसी सभा में एक किसान और उसकी पत्नी आते हैं और कहते हैं, महाराज, आज हमें बहुत बड़ी समस्या है, आप कृपया करके हमारी समस्या का समाधान करें। राजा ने कहा, क्या बात है, बताइए। किसान ने बोला, मेरे 2 बेटे हैं। अभी मेरे बेटे की उम्र बहुत कम है। अभी उसकी उम्र महज 24 से 25 साल है, लेकिन वो देखने में अभी ही 55 से 60 साल के व्यक्ति के बराबर लगता है। उसके आगे के बाल झड़ रहे हैं और पेट भी बहुत बाहर निकल गया है। बड़ा आलसी है, कोई भी काम नहीं करता। हमने अपने हिसाब से इधर उधर दवा भी करवाया, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। राजा कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी खर्चा होगा वो राजकोष से दिया जाएगा। मंत्री ऐसा ही करते हैं। उनके दोनों बेटों का इलाज राजकोष के खर्च से राजवेद करते हैं। काफ़ी दिनों तक इलाज चलने के बाद वो किसान फिर से उस सभा में उपस्थित होते हैं। वो किसान राजा से कहता है, महाराज, कोई आराम नहीं हुआ, मेरा बेटा वैसा का वैसा ही है। राजा कहते हैं, ठीक है, मैं इस पर विचार करता हूँ। इस बात पर और विचार चल ही रहा था कि उसी राज्य से 2 और किसान
अपनी पत्नियों के साथ राज्यसभा में आते हैं और वो भी वही कहते हुए आते हैं। उनकी समस्या भी सेम थी। फिर ऐसे सभा चलते चलते ही पूरे गांव से आधे से ज़्यादा लोग आ जाते हैं। राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने तुरंत सभा बुलाई। राजा ने कहा कि आस पड़ोस के जितने भी राजवैद्य हैं उनको बुलाया जाए, दूर दूर से राजवैद्यों को बुलाया जाए और उनको दिखाया जाए कि आखिर ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से हमारे राज्य के सभी नवयुवक बूढ़े दिखने लगे हैं। इस पर पूरा खोज करें, पूरा अनुसंधान करें। राजा का ये सख्त आदेश था। सारे मंत्रियों को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। साथ में उनको ये भी कहा गया कि पूरे राज्य के सारे घरों की छानबीन करके ये पता लगाया जाए कि इसका क्या कारण है। बाहर के राज्यों से भी वैद्यों को बुलाया गया। जितने भी प्रसिद्ध वैद्य थे सबको बुलाया गया और फिर एक आपातकालीन बैठक की और उस बैठक में सारे राज्य के वैद्यों से विचार विमर्श किया गया। उनको कहा गया कि राज्य वैद्य, आपके पास 10 दिन का समय है। आप लोग घर घर जाकर इस बीमारी का पता लगाइए। ऐसी कौन सी ये बीमारी है, क्या चीज़ खाने से ये बीमारी हो रही है, उसका पता लगाया जाए। जो भी राजवैद्य इस बीमारी का पता लगाएगा उस राजवैद्य को मैं पुरस्कार के रूप में एक पूरा राज्य दे दूंगा। अब सारे के सारे राज्यवैद्य एकदम से जुट गए। सभी अपने पोथी पत्री और किताब लेकर दिन रात एक करके पूरा घर घर जाकर के पूरा 10 दिन छानबीन करते रहे। फिर 11वें दिन राजकीय सभा लगती है। उस राजकीय सभा में सारे राजवैद्य और पूरे राज्य के वैद्य इकट्ठा होते हैं। फिर राजा एक एक करके पूरे राजवैद्य से पूछते हैं। सारे राज्यवैद्य अपने अपने सलाह रखते हैं। महाराज, हमने तो बहुत छानबीन किया और छानबीन के हिसाब से बहुत से औषधीय उपचार भी किए, लेकिन किसी को भी कोई आराम नहीं मिला। तभी उनमें से एक राजवैद्य खड़ा होता है जो बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग था। उसकी उम्र 130 से 140 साल के बीच लग रही थी। उस बुजुर्ग वैद्य ने कहा कि राजन, हमारा जो अनुभव कहता है उसके अनुसार से यहाँ के लोगों के रहन सहन और खान पान में दिक्कत है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। राजा उस बुजुर्ग की बात को सुनकर असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि इस राजवैद्य के पास अगर समाधान नहीं है तो वो कौन हो सकता है जो इसका समाधान बता सके। राजा फिर उसी राजवैद्य से कहता है कि इसका समाधान अब आपको ही करना होगा, क्योंकि पिछले 1 महीने से हम सब इस बीमारी का इलाज खोजने में असफल हुए हैं। राजा कहता है कि इस बीमारी का असर अब मुझ पर भी होना शुरू हो गया है। पूरे राजमहल इस समय चिंता में डूबा हुआ है कि आखिर इसका क्या समाधान हो सकता है। राजवैद्य सभा में खड़े होते हुए कहते हैं कि राजन, इस बीमारी का इलाज केवल एक ही व्यक्ति के पास है। अगर आप उस व्यक्ति को ढूंढ कर ले आते हो तो आप यकीन मानो ये बीमारी बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। उनके अलावा इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस बीमारी का इलाज कर सके। राजा कहते हैं, गुरुदेव, शुभ काम में देरी मत कीजिए। जल्दी बताइए कि आखिर वो कौन है और वो कहाँ मिलेंगे। आप जहाँ बोलोगे हम उन्हें वहाँ से ढूंढ कर ले आएंगे। वो राजवैद्य कहते हैं कि क्षमा करें महाराज, हमें उनके ठिकाने का तो पता नहीं है। वो अपना प्रवचन देने के लिए घूमते रहते हैं। आप कृपया करके अपने सैनिकों को भेजकर पता लगाइए कि किस राज्य में उनकी प्रवचन सभा लगी हुई है। केवल वही एक हैं जिनके पास इस समस्या का समाधान है। उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है जो इस बीमारी के बारे में जरा भी जानता हो। राजा ने जैसे ही भगवान बुद्ध का नाम उस राजवैद्य के मुख से सुना, उन्होंने अपने 9 मंत्रियों को आदेश दिया कि जल्द से जल्द भगवान बुद्ध का पता लगाया जाए कि आखिर वो किस राज्य में उपदेश दे रहे हैं। उनका पता लगाया जाए
और पूरे आदर सम्मान के साथ उनको हमारे राज्य में आने के लिए आमंत्रित किया जाए। ये हमारा आदेश है। आपको इसके लिए जितनी सेना, जितने भी गुप्तचर चाहिए आप ले सकते हो, पर इस बात का पता लगाइए कि इस वक्त महात्मा बुद्ध का उपदेश किस राज्य में चल रहा है। वो ज़रूर आएंगे। आप उनको इस राज्य में फैली बीमारी के बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर वो नहीं आएंगे तो हम खुद उनके पास जाएंगे। राजा का संदेश लेकर सारे मंत्री चारों तरफ फैल जाते हैं। बहुत ही अधिक प्रयास करने के बाद उनको महात्मा बुद्ध का पता चलता है। एक मंत्री बुद्ध के समक्ष जाता है और कहता है, भगवान, हमारे राजा ने आपको बुलाया है। हमारे राज्य में बहुत ही भयंकर बीमारी आ गई है। आप हमारे साथ चलने की कृपा करें। महात्मा बुद्ध तो इतने दयालु, हंसमुख और दयावान थे। उनका तो एक ही लक्ष्य था कि जनमानस हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। जैसे ही उन्होंने सैनिक के मुंह से ये सुना तो वो बोले, क्यों नहीं, तुरंत चलते हैं। महात्मा बुद्ध उस मंत्री के साथ उस राज्य में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुद्ध के साथ उनके भिक्षु भी उस राज्य में आ जाते हैं। महात्मा बुद्ध को राजा अपने दरबार में आमंत्रित करता है। उनका स्वागत किया जाता है। राजा उनको सादर आमंत्रित करता है। राजा कहता है, बुद्ध, हमारी प्रजा की तरफ देखिए। बहुत खुश रहती थी हमारी प्रजा, ना जाने किसकी नज़र लग गई। इनके ऊपर बहुत भारी विपत्ति आ गई है। ये प्रजा नहीं, ये मेरी संतान है। महात्मा बुद्ध राजा की प्रशंसा पहले ही सुन चुके थे। राजा की सोच से प्रभावित होकर बुद्ध कहते हैं, ये कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इन समस्याओं को आपकी प्रजा ने खुद ही पाला हुआ है। इतना सुनकर राजा के मुख पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। राजा सोचते हैं कि इतनी बड़ी समस्या है, परंतु बुद्ध कहते हैं कि कोई समस्या है ही नहीं। फिर राजा कहता है, ठीक है बुद्ध, आप जल्द से जल्द इन समस्या का समाधान कर दें। गुरुवर, जैसे भी हो आप हमारी प्रजा को ठीक कर दो। महात्मा बुद्ध अपने एक भिक्षु की ओर इशारा करते हैं तो वो भिक्षु कहता है, राजन, आप हमें कोई खुला स्थान दे दीजिए जहां आपके राज्य के लोग एकत्रित हो सकें। हमें एक ऐसा स्थान चाहिए जहां ना धूप की कमी हो और ना ही हवा की कमी हो। अच्छा माहौल हो, सुनहरा दृश्य हो। कल सुबह 4 बजे से हम उपचार देना शुरू कर देंगे, लेकिन आप अपने राज्य के निवासियों को ये संदेश अवश्य भिजवा दो कि कल से पूरे राज्य के लोग उस स्थान पर एकत्रित हो जाएं। हम कल से प्रत्येक व्यक्ति को उपचार देना आरंभ कर देंगे। ये उपदेश लगातार 12 दिनों तक चलेगा। 12 दिन एक एक करके उपदेश और उपचार दिया जाएगा। राजा भिक्षु के मुंह से ये बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि केवल 12 दिनों में सबके सब ठीक हो जाएंगे। राजा कहता है, ठीक है, इस आयोजन में जो भी खर्चा आएगा वो राजकोष से दिया जाएगा। भिक्षु कहता है, महाराज, कोई खर्चा नहीं आएगा। आप बस अपने राज्य में इसका संदेश भिजवा दें कि राज्य के सभी लोग उस सभा में उपस्थित हों। जो भी सुबह 4 बजे सभा में नहीं आएगा उन्हें दंड भोगना होगा। राजा ने यह आदेश लागू करवा दिया। पहले दिन सब समय पर पहुंच जाते हैं। भिक्षु ने कहा कि सुबह 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। सुबह 4 बजे उठकर सबको पानी को गुनगुना करके मिट्टी के बर्तन में पीना है। सबको अलथी पलथी मारकर पानी को घूंट घूंट करके पीना है। ये आज का पहला नियम और उपचार है। प्रत्येक व्यक्ति को इसका पालन करना है। कल से सभी इस उपदेश का पालन करके आएंगे। सभा वहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले दिन सभी फिर से सभा में उपस्थित होते हैं। भगवान बुद्ध का शिष्य पूछता है कि कितने लोगों ने नियम का पालन किया। सब लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। सबने कहा, हम सब ने इसका पालन किया और हमें इसका बहुत लाभ भी हुआ। हमारा पेट पूरी तरह से साफ हो चुका है। अब शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का लग रहा है। अब हम एकदम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं।
फिर महात्मा बुद्ध के शिष्य कहते हैं, आज का जो दूसरा काम है वो है कि सबको आज से टहलने जाना है। सबको अपनी उम्र के हिसाब से घूमने के लिए जाना है। सबको कम से कम 3 से 4 हज़ार कदम चलना है। बच्चे और जवान लोग दौड़ लगाएंगे और वृद्ध लोग 1 सेकंड में 1 कदम यानी 1 मिनट में 60 कदम चलेंगे। ज़्यादा तेज नहीं दौड़ना है। सब अपनी क्षमता के अनुसार दौड़ेंगे। ये दूसरे दिन का उपदेश था। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन होता है। सभी लोग उस सभा में उपस्थित होते हैं। बुद्ध का शिष्य पूछता है, क्या सबने 2 दिन के नियम का पालन किया? सब हाँ में हाथ उठाते हैं। शिष्य उनसे पूछता है, आप सबको कैसा लग रहा है? सब कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई बीमारी ही नहीं है। फिर शिष्य कहता है, अब सब लोग योगा प्राणायाम करेंगे। सब लोग अपनी योग्यता के अनुसार योगा प्राणायाम करेंगे। योगा में अनुलोम विलोम और कपालभाति सबको शामिल करना है। उन सबको योगा और प्राणायाम की विधि बता दी जाती है। सबको सूर्य नमस्कार भी करना सिखाया जाता है। शिष्य कहते हैं, आज से आप सबको 30 से 45 मिनट तक योगा और प्राणायाम करना है। इसी के साथ उस दिन की भी सभा समाप्त हो जाती है। अगले दिन फिर से सभा लगती है। सभा में सब लोगों से उनकी दिनचर्या पूछी जाती है। सब कहते हैं, हम अपने आप को बहुत हल्का और तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। नित्य प्रतिदिन सुबह 4 बजे खुद ही उठ जाते हैं। आलस्य नाम की चीज़ जैसे हमारे शरीर में बची ही नहीं। ये सब सुनकर पास में खड़ा राजा बहुत प्रसन्न होता है। उस दिन सबको ताज़ा और मीठे फल रोज़ खाने के लिए कहा जाता है। रोज़ बदल बदल कर फल खाने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ उस दिन की भी सभा समाप्त हो जाती है। अगले दिन फिर से सभा आयोजित की जाती है। सभा में आते ही सब लोग एक साथ बोलते हैं, आज हम पहले की तरह खुद को तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। तब बुद्ध का शिष्य कहता है, अभी तो आधा ही उपचार हुआ है। अभी तो आधा उपचार बाकी है। आज से आप सबको आटे के प्रयोग से बचना है। अपने आहार में मक्का, ज्वार और बाजरा को शामिल करना है। आप चने को भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। संतुलित खाना खाने की आदत सबको डालना होगा। गाय के घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमेशा ताज़ा सब्जियों का सेवन करें। रात में दही के सेवन से बचें। खाना खाने के बाद गुड़ अवश्य खाएं। गुड़ आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इतना कहकर उस दिन की भी सभा संपन्न हो जाती है। अगले दिन फिर से सब सभा में आते हैं। उस दिन राजा उनसे पूछता है कि आज कैसे हो आप सब? सभी कहते हैं, राजन, महात्मा बुद्ध और आपकी कृपा की वजह से आज हम जीवित हैं। इसके लिए आपका और बुद्ध का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। फिर शिष्य अपनी बात कहना शुरू करता है। वो कहता है, आप सब खाना खाने और पानी पीने के नियम को भी समझ लें। कभी भी खाना खाने के बाद तुरंत पानी ना पिएं। खाना खाने के 30 से 45 मिनट के बाद ही पानी पिएं। एक समय पर एक ही काम करें, या तो आप खाना खाएं या आप पानी पिएं। दोनों काम को एक साथ कभी भी ना करें। खाते समय एक घूंट भी पानी नहीं पीना है। सबको शाम के समय नाश्ते के नियम को बनाना है। शाम को आप सबको सलाद का नाश्ता करना है। सलाद में आप गाजर, मूली, चुकंदर, अदरक और लहसुन की कुछ कलियों को शामिल कर सकते हैं। सब अपने वजन का 5% नाश्ता करना है। अगर कोई 50 किलो का है तो वो 250 ग्राम, अगर कोई 80 किलो का है तो वो 400 ग्राम और अगर कोई 100 किलो का है तो वो 500 ग्राम नाश्ता करना है। इतना कहकर उस दिन की सभा को समाप्त कर दिया जाता है। अगले दिन फिर से सभा में सबको उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा जाता है। सबके मुख पर एक अलग ही तेज होता है। अब सबको रात के नियम के बारे में बताया जाता है। सबको कहा जाता है कि रात का खाना सूर्यास्त होने से पहले ही खा लेना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जठराग्नि शांत हो जाती है।
जो कि भोजन को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब आप सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते हैं तो खाना बहुत ही सरलता से पच जाता है। जब आप समय से भोजन करना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी नींद को भी अच्छी कर लेते हैं, क्योंकि समय पर खाना खाने से खाना बहुत ही अच्छे से पच जाता है और आपको नींद आने में दिक्कत भी नहीं होती है। इन सब नियमों को लगातार अपनाने के बाद जब सब सभा में आते हैं तो उनको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कभी बीमार भी होंगे। उनके मुख के तेज को देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता महसूस होती है। राजा कहता है, भगवान, क्या आप हमारे राज्य में ही रह सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, राजन, हम चाहते हैं कि सब सुखी और संपन्न रहे, इसलिए हम एक जगह पर रह नहीं सकते। इतना कहकर बुद्ध अपने शिष्यों को साथ में लेकर दूसरे प्रदेश की ओर रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। नमो बुद्धाय।